हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं अपने कैफ़े के रूफ़टॉप पे हूँ और अभी एक मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मुझसे यहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं मिलने, और वो इंडिया से हैं और वो एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और वो चाहते हैं कि वो मेरे यहाँ पे आकर के वो प्ले करे। उन्होंने कुछ इंडियन सॉन्ग उस पे तैयार की है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ आओगे। तो आज वो आए हैं और अभी वो इंडियन सॉन्ग प्ले करेंगे और मैं भी इंजॉय करूँगा सुन के और आप लोगों को भी सुनाऊँगा और तो और उनसे भी मिलवाऊँगा। और बहुत बढ़िया इंसान है वो। और तो उनके बारे में जो डिटेल है वो मैं नहीं बताऊँगा, वो वही बताएंगे आपको। अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इनसे ही बात करते हैं और इन्हीं से इनका सारा इंट्रोडक्शन लेते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैंने ऐसे लाइव म्यूज़िक इतना करीब से पहली बार सुना है। मैं ऐसे कभी होटल में गए, वहाँ कोई लाइव म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है, पर ऐसे कभी सोचा नहीं था कि इतनी नज़दीक से कोई जिन्हें मैं जानता हूँ वो खुद और मतलब एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे। मेरे को ऐसा बड़ा शौक़ था, मैं अपनी लाइफ में कर नहीं पाया, पर देखते हैं, इनसे बात करते हैं। जय हिंद। आपका शुभ नाम? मैं हूँ मैं फौज से रिटायर्ड हूँ एज ए कर्नल। 2008 में रिटायरमेंट आया था और फिर मैंने 2020 में कोविड के टाइम ये इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू किया अपने आप। कोई मेरा गुरु नहीं है, यूट्यूब से सुन के बजाना सीखा और मैं
राकेश भाई का सब्सक्राइबर हूँ। इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत बढ़िया बातें बोलते हैं जो लाइफ में मैं भी उतारता हूँ। हालांकि मैं 66 इयर्स का हूँ, पर उम्र कोई वो नहीं होती। नॉलेज जहाँ से इंसान सीख सके, सीखना चाहिए। वो सीखने की भूख है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इनकी यूट्यूब की पे देखता हूँ और सुनता हूँ। और तो मेरी बड़ी चाह थी इनके पास, इनको मिलना, क्योंकि मैं थाईलैंड सर्दियों में 2 महीने, क्योंकि हमारे वहाँ मैं करनाल से हूँ, वहाँ सर्दी बहुत पड़ जाती है नॉर्थ इंडिया में, तो मुझे सर्दी महसूस होती है ज़्यादा, तो मैं 2 महीने यहाँ आ जाता हूँ थाईलैंड में। और बस ज़िंदगी मज़ा है यहाँ। यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, खाना इतना अच्छा है। मेरी मुझे बैक प्रॉब्लम थी, नी प्रॉब्लम थी, दोनों ठीक हो जाती हैं यहाँ आके। तो आप फौज से रिटायर कब हुए थे? मैं 2008 में 2008 में एज ए कर्नल। एज ए कर्नल। हाँ जी। हाँ, मैं आपको रियली बताऊँ, हमने जो पिक्चरों में देखा है कि आर्मी में कर्नल बड़े स्ट्रिक्ट, रूड और मतलब अनुशासन वाले और बहुत सख्त किस्म के, बड़ी बड़ी मूछें और इस टाइप से, मतलब वो जो फिल्मों में इमेज बनाई। पर्सनली तो मेरी बहुत कम आर्मी के लोगों से मुलाकात हुई है, रास्ते में जैसे कभी हुई तो उनसे मैं सवाल बहुत करता था। तो मैं मुझे वहाँ भी, मेरे गांव में भी वो सब यही बोलते हैं कि आप कर्नल लगते नहीं। और जब मेरी वाइफ को देखते बोलते हाँ ये कर्नल की बीवी लगती है। तो 2008 में आप रिटायर हुए थे? जी। अच्छा, तो आपकी तो फिर इस दौरान काफ़ी पूरे इंडिया घूम लिया होगा, जो पोस्टिंग। ड्यूरिंग सर्विस तो कश्मीर में 3 बार पोस्टिंग आई, नॉर्थ ईस्ट में, असम, अरुणाचल, राजस्थान। कितने साल की सर्विस रही आपकी? मैंने टोटल, मैं एनडीए ज्वाइन किया था, जहाँ के 3 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर 1 साल आईएमए में, फिर मुझे मराठा रेजिमेंट मिली। अच्छा। तो उसमें मैंने फिर 27 साल और किए, टोटल 31 ईयर्स। तो रेजिमेंट आपको ऑप्शन मिलता चुनने का या वो सिलेक्ट करते हैं? ऑप्शन मांगते हैं, वो 3 ऑप्शन मांगते हैं, उसमें तीनों में से कोई भी वो दे सकते हैं आप। तो जैसे एक राजस्थान की कोई राजपूताना रेजिमेंट होती है, मराठा महाराष्ट्र वालों महाराष्ट्र की होती है, लद्दाख की भी होती है। लद्दाख स्काउट्स। तो ऐसे कोई भी आप 3 ऑप्शन रख सकते हो? 3 ऑप्शन, उसमें आर्मर्ड कोर भी होती है, टैंकों वाली, वो बहुत ऑप्ट करते हैं लोग। टैंक्स, उसमें टैंक होते हैं, वो चुनते हैं ज़्यादा। आर्मर्ड कोर, हाँ, उसकी काफ़ी वो है, क्योंकि उसमें पीस पोस्टिंग ज़्यादा होती है। अच्छा। ऊपर वो पहाड़ों में कम जाते हैं। अच्छा। आर्टिलरी होती है, इंजीनियर्स होते हैं, सिग्नल्स वाले होते हैं। तो अच्छा, तो मेरे को क्या लगता था कि भी जो जिस एरिया का होता है उसी को उस रेजिमेंट में भेजा जाता है, ऐसा नहीं है? मैं सरदार हूँ वैसे, सिख हूँ। अच्छा। जब मैं आर्मी में था, मैं पूरा पगड़ी बांधता था। अच्छा। और मुझे मराठा रेजिमेंट मिली, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ कि आपके फादर भी आर्मी में थे? नहीं, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब मेरे ताऊ जी थे, वो आर्मी में थे। और मेरे फूफा जी आर्मी में थे, ऐसे थे। मेरे फादर किसान। फादर क्या करते थे? किसान थे। तो आपका फौज में जाने का पहला थॉट क्यों आया, मतलब कारण क्या था, रीज़न क्या था? मैं एक जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, वो पहले जब शुरू हुआ था, ऐसे सैनिक स्कूल शुरू हुआ था, उसको बोलते पीपीएस नाभा। तो उसके बाद एक सैनिक स्कूल कपूरथला में हो गया, तो एक स्टेट में 2 सैनिक स्कूल नहीं हो सकते। अच्छा। तो इसलिए तो वहाँ की थॉट प्रोसेस, हमारा स्कूलिंग सैनिक स्कूल की तरह ही होता है। टॉप आ गया है। हेलो टॉप, वी मिस यू। ऑलवेज स्माइलिंग टॉप। अच्छा, तो मतलब फिर वहाँ से, चलो स्कूल में तो आप पढ़ लिया आर्मी मिलिट्री स्कूल में, फौज में क्यों, करियर के लिए फौज को क्यों चुना? उस टाइम करियर ही फौज का बहुत अच्छा माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ 1977, मेरे पैदा होने से 2 साल पहले। उस टाइम फौज बहुत अहमियत थी। अच्छा। और अच्छी नौकरी मानी जाती थी। अच्छा, तो
भर्ती निकली हुई थी, आपने अप्लाई कर दिया? भर्ती नेशनल डिफेंस अकेडमी, इसकी ऑल इंडिया पेपर होता है। अच्छा। होती है इसलिए पहले पेपर वर्क होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है? फिजिकल इतना नहीं होता, थोड़ा होता है, बट इंटरव्यू होती है आपका, वो साइकोलॉजी देखते हैं। अच्छा। क्योंकि ऑफिसर्स सिलेक्शन होती है ना, बहुत छोटी उम्र में चले गए। अच्छा, एक ईमानदारी से एक सवाल पूछूं, मेरा ना ये सवाल जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ आर्मी से रिलेटेड या डिफेंस में काम करने वालों से रिलेटेड, जब आप चुनते हो किसी भी डिफेंस की फोर्सेस को, चाहे वो CISF है या वो जो भी क्या बोलते पैरामिलिट्री फोर्सेस है या आर्मी है डायरेक्ट, उसमें रीज़न, पहला रीज़न ना, मतलब इसमें देशभक्ति वाला रीज़न कहाँ आया है, या वो हमें कैसे प्रमोट किया जाता है? मतलब एज ए मैं सिविलियन बात कर रहा हूँ। आई नो जब मैं क्या आप कहना चाह रहे हैं। देखो सर, है तो नोबल प्रोफेशन ही, एक तो करप्शन नहीं होती, यू आर अवे फ्रॉम ऑल दिस करप्शन, और जॉब है, टफनेस होती है। जैसे मैं SIM राइफल में गया तो 14 दिन पैदल चल के हम पोस्ट पे पहुंचते थे, 14 दिन पैदल अपना राशन। किस जगह पर? ये है एक पोस्ट है ताकसिम, चाइना बॉर्डर पे। चाइना बॉर्डर पे, तो 14 दिन चल के जाना पड़ता है वहाँ? वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती थी। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं मालूम क्या है, मैं किस रिगार्डिंग पूछना चाहता हूँ, थोड़ा आप इसको समझ पाओगे, आपने मेरे वीडियो देखे कि मेरे थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे हमारे को ना एज ए सिविलियन एक, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने जो थोड़ी बहुत समझ है मुझ में, कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं और वो जो भी देशभक्ति को प्रमोट करते हैं ना, वो एक ट्रैप है, ठीक है? ये मेरा मानना है, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो हमें ये कहा जाता है जय जवान जय किसान, और आप तो दोनों मतलब किसान फैमिली से हो और जवान भी हो। मतलब हमें मेरे इतने सारे लोगों से बात हुई जो इसमें थे, तो उन्होंने, किसी ने बोला कि यार हमारे ख़ानदान में सब कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हमने फिर इसको चुन लिया। किसी ने बोला हमारे गांव में भर्ती निकली थी इसलिए हम आ गए जॉब के तौर पे। हाँ, किसी ने बोला कि यार हम इसी बैकग्राउंड से आते हैं इसलिए हमने यहीं जाना था। तो मैं फिर सेकंड पूछता था कि व्हाट अबाउट देशभक्ति, मतलब हमें तो कहा जाता है कि क्योंकि हमें फ़ौज के बारे में, हम एज ए सिविलियन, एज ए कॉमन इंडियन मैन, हम फ़ौज के बारे में उतना ही जानते हैं जितना बॉर्डर मूवी ने हमें बताया, LOC ने हमें बताया, या पुरानी जो भी देशभक्ति की मूवी है उसमें हमें बताया गया है। तो उसमें क्या दिखाते हैं, किसी भी मूवी को उठा के देख लो, जिसमें हीरो जो है वो फ़ौज में है अगर, या वो आर्मी बेस्ड मूवी है, उसमें शुरू से दिखाया जाता है कि वो बच्चा बड़ा होता है और उसको बस अपने देश की रक्षा और जुनून, और उसमें थोड़ी दिखाते हैं कि यार वो अपना करियर के लिए चुन रहा है, फिर उसको लगा कि नहीं ये करियर सेफ है, सिक्योर है। और एक दो ने तो मुझे बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया कि देखो हमने इसको एज ए करियर चुना, कुछ तो चुनना था, गवर्नमेंट जॉब। मैंने कहा व्हाट अबाउट देशभक्ति, तो उन्होंने कहा वो देशभक्ति बाद में तो आ ही जाती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी देशभक्ति एक फ़ौजी में है, अगर कोई आदमी काम करके ईमानदारी से टैक्स भर रहा है, वो भी उतनी ही देशभक्ति निभा रहा है इनडायरेक्टली। क्योंकि अल्टीमेटली सरकार जो रक्षा बजट बनाती है, वो बजट का जो टैक्स कलेक्शन होता है वो तो एक सिविलियन से आता है। तो मैं मानता हूँ आपकी बात, देशभक्ति सिविल में भी हो सकती है अगर आप करप्ट नहीं हैं और आप साफ सफाई रखते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, अपनी गली को साफ रखो, अपने घर के बाहर सफाई रखो। जैसे अभी हम थाईलैंड में हैं जी, और मैं यहाँ पर एज ए इंडियन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर क्या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होगा, मेरा क्या बर्ताव होगा, वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो पूरे इंडिया का होगा, है ना? तो ये मेरी देशभक्ति है। हाँ, अब ये मेरी देशभक्ति है कि मैं बहुत सारी अपनी उन आदतों को जो मैंने इंडिया में सीखी यहाँ छोड़ देता हूँ, या मैं हर कदम ये सोच के उठाता हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ उससे वो मुझे इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा, तो मुझे इंडिया का नाम नहीं ख़राब होने देना। तो ये मेरा अपना तरीका है देशभक्ति का। तो हालांकि नो डाउट कि आर्मी में बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस होते हैं अपने फैमिली से दूर। अच्छा, आपकी शुरू से पोस्ट, मतलब प्रमोशन के बाद आप कर्नल तक पहुँचे थे, तो शुरू से ही फैमिली साथ थी या फैमिली अलग अलग भी रहती है इसमें? मेरा बेटा हुआ, मैं उसको 6 महीने के बाद मिला। 6 महीने के बाद मिले बेटे के पैदा होने के? हाँ, क्योंकि मैं
बता रहा था हाँ। वो उस पे था। अच्छा। 14 दिन नीचे आओ, फिर वहाँ से बस पकड़ के गुवाहाटी आओ। फिर तो वो फिल्मों वाली कहानी सही हो गई ना, फिल्मों में दिखाते हैं कि भी वो हीरो फौज में उसका बच्चा हुआ है पर वो जा नहीं रहा, वही सब नाच रहे गा रहे हैं पार्टी के, होता है ये। होता है सर, ये होता है, एनकाउंटर होते हैं। मैंने अपने सामने मेरे 8 जवानों को मरते हुए देखा है। अच्छा। ब्लास्ट, आईडी ब्लास्ट हो गया। अच्छा, कहाँ पर? असम में। आसाम में। हाँ, बोडो 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 आतंकवादी, हाँ। तो मैं 11 मराठास में था, वो कंपनी कमांडर था। तो अपने सामने देखा बॉडी कटी हुई। तो अच्छा, ये चीज़ें तो होती हैं। कभी आपको मौका मिला डायरेक्ट टू फ्रंट पे लड़ने का, चाहे वो पाकिस्तान के साथ कोई वॉर वगैरह हो? पे होते हैं, मतलब मैं वॉर में तो नहीं था। हाँ, वैसे वो जो छोटा मोटा जो चलता रहता है बीच बीच में, फायरिंग होती है, कुछ दिन के लिए चलता है। आतंकवादियों के साथ बहुत। अच्छा, आतंकवादियों के साथ ज़्यादा हुआ है वो, तो वो कश्मीर LOC में। वो ट्राई करते रहते कश्मीर होंगे। में तो अंदर आ हाँ। जाते हैं ना वो, तो उनको ढूंढना बहुत। अच्छा, ये कश्मीर में तो वो लगा हुआ है ना एस्पा। एस्पा एक लॉ है ना, एक वो छूट है जो आर्मी को मिली हुई है, क्या बोलते हैं उसको, एस्पा, ASPA। मैं उसका फुल फॉर्म भूल रहा हूँ। उसके तहत आर्मी मतलब पावर, एक्स्ट्रा पावर मिलती है, उसका मैं फुल फॉर्म भूल रहा हूँ। तो उसमें जैसे वो कहते हैं कि भी आर्मी डायरेक्ट जाके रेड कर लेती है और वो सब, ऐसा हुआ होता है। जहाँ पे ये है आतंकवाद है, तो वहाँ जाना पड़ता है, घरों को खाली कराना पड़ता है और फिर वो बेचारे अपना सामान अंदर रखेंगे। तो ये होता है। तो इसमें लोकल डिफेंसिव फोर्सेस भी आपकी हेल्प करती है, जैसे पुलिस हो गई या कोई और करती है हेल्प? जहाँ का इन्फॉर्मेशन हो जाए पुलिस को साथ रखें। तो वो आपके अंडर ही रहते होंगे ना, आर्मी से तो नीचे ही होते होंगे, आर्मी सबसे ऊपर है। जब उसमें वो जा रहे हैं हमको पकड़ने के लिए, उस टाइम आर्मी लीड में होती है, वो साथ में सपोर्ट। ये एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो इंडिया जो है कि वो इमोशनल फूल कंट्री है, मतलब इंडिया के जो पब्लिक है वो ज़्यादातर इमोशनल फूल है, मैक्सिमम इमोशनल फूल है। और नो डाउट, आई एम डैम श्योर 1000%, इसीलिए ये बाबा वगैरह उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, इसीलिए नेता फ़ायदा उठा लेते हैं। और उनको मैनिपुलेशन, इमोशनल फूल को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, तो फिल्मों से उनको मैनिपुलेट भी कर देते हैं। तो जब इंडिया पाकिस्तान की कोई छोटी मोटी, जैसे कोई भी लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, जैसे अभी हुआ था पुलवामा या कुछ भी, तो ना मैंने देखा है वो, अरे हमला क्यों नहीं कर देते, रातों रात बम से उड़ा दो, युद्ध कर दो, ये कर दो। मैं कभी नहीं, आसान नहीं होता ये तो ठीक है। मैं सोचता हूँ कि ये बोल कौन रहा है, जिसका घर का एक मेंबर जब आर्मी में होता है और उसको बोलोगे यार हम चाहते हैं लड़ाई हो जाए, मतलब उनकी फैमिली पे क्या बीतती होगी ना। और ये दोनों तरफ है, क्योंकि वहाँ पर भी जो फौज में है, भले ही वो हमारे एनिमी है, पर उनकी भी तो फैमिली छोड़ के आए हुए ना वो, भाई शहीद तो दोनों तरफ ही होंगे। बढ़िया है। अभी यहाँ आप देखो, पाकिस्तान वालों को मिलो, हमारे जैसे ही बिल्कुल कोई फर्क नहीं। दुबई में मेरे को कई पाकिस्तानी मिलते हैं और एक दो तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वो दोस्त कैसे हैं, अब दुबई के अंदर 90% टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तान से है, 80 to 90%, ठीक है। और एक जिसने मुझे स्विमिंग सिखाई, सज्जाद भाई, वो पाकिस्तान से, पेशावर से। और मतलब मेरी वाइफ दुबई में थे, तो वो हमारे लिए पेशावर से उनके घर से मट्ठियाँ वगैरह आई, तो वो लेके आए हैं, चाय बना के ला रहे हैं। और दुबई में जितने इंडियंस काम करते हैं ना, पाकिस्तानियों के साथ रहते हैं, खाते। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिस समय इंडिया पाकिस्तान की ऐसा वॉर वाला सीन चल रहा होता है, उस समय ये लोग कैसे करते होंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो सब दोस्त हैं, फैमिली है, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उधार लेते हैं पैसे एक दूसरे से, हेल्प करते हैं। ईद होती है या नमाज का, जुम्मे का टाइम होता है, तो वो इंडियन बोलते हैं ठीक है तू जा, तेरे हिस्से का काम हम कर लेते। दिवाली पर वो ऐसे मैनेज करते हैं आपस में एक दूसरे को। ये सिर्फ कंट्री में ही चलता होगा मेरे ख्याल है राकेश भाई। उधर आर्मी सारा कंट्रोल करती है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियन कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों ठीक नहीं है वैसे। हाँ, वो चाहते हैं कि उनका कंट्रोल। कितने हजारों साल से तो इकट्ठे थे हम, हाँ। एक ही तो देश था। आप ये देखो, इसको दूसरे दृष्टिकोण से हम ऐसे देख सकते हैं कि हम ही थे, एक ही थे, 75-80 साल पहले अलग हो गए, तो आज हमें उनमें सब खामियां दिखने लग गई। पर अगर हम 80 साल पहले जाएं, मतलब आज फॉर एग्जांपल, आज हम अपने इंडिया के किसी स्टेट को कह सकते हैं कि वो बेकार है, या वहाँ के वो नहीं कह सकते, पर ऐसा थोड़ी वो अलग हो गया तो अब हमें कमियां लगने लगी। ये सारा गेम तो पॉलिटिकल, और वहाँ की वो वही एक ही बात है, यहाँ पॉलिटिशियन है, वहाँ पे आर्मी वाले हैं।
और बाकी हमारी मीडिया बड़ी एग्रेसिव है, हमारी मीडिया बहुत एग्रेसिव है, वो बहुत हर चीज़ को ऐसे करती है। हाँ, इतना हाइप। अभी तो मेरे ख्याल से पता नहीं, मैं पंजाब में ही था जब अभी जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें तो ये कह रहे हैं कि हम तो लाहौर तक घुस गए, और पंजाब में दिखा रहे ब्लैकआउट हो गया, और उसी दिन लड़ाई बंद हुई थी, और हम घर में बैठे हुए 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं बड़े आराम से, और न्यूज़ में आ रहा है कि जलंधर में ब्लैकआउट। मैंने कहा यार हम जलंधर में बैठे, कौन सा ब्लैकआउट हुआ, और वो दिखा रहे हैं जलंधर में ब्लैकआउट हो गया। कमाल है। चलो, आपसे ना मेरे को बड़ा मज़ा आया बात करके। मैं सोच रहा था कभी बैठूंगा ऐसे आपसे बात करूंगा और इसको रिकॉर्ड करेंगे, पर अच्छा हुआ आज इंस्ट्रूमेंट लेके आया आप। आपने आज सुनने वाला मैं अकेला था, और आपका ये दूसरा व्यूअर टॉप आ गया है, और एक दिन ऐसा होगा कि आप यहाँ बजाओगे और 50 लोग बैठे होंगे। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा। आएगा, ज़रूर आएगा। चलो, ओके।